नमस्कार दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कई महीनों से हम लोग विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर अपनी वीडियो डाल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है ताकि आप घर पर बैठकर बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें और जब कभी एग्जाम हो लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो आप उसको बेहतर ढंग से क्रैक कर सकें और आप ये जान सकें कि आखिर सवाल कहाँ से आ सकते हैं और कैसे आते हैं। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने कई सारे मुद्दों पर दिया। आज हमने एक नया मुद्दा उठाया है कि प्रीवियस सवाल कैसे पूछे जाते हैं। यद्यपि पिछले वीडियोस में कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित थे, आज सिविल सर्विस के कोई भी एग्जाम हो या वनडे एग्जाम का कोई एग्जाम हो वनडे का, तो आप इसमें पाएंगे कि हम आपको वैकल्पिक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर करंट अफेयर्स बेस्ट जीएस पूछा कहाँ से जाता है। तो हम आपके पास में से 4 से 5 क्वेश्चन लेके आए हैं और हम आपको ये बताएंगे कि आखिर सवाल कैसे पूछता है। तो शुरू करते हैं आज। अभी एक सवाल हम आपको बोलेंगे, फिर ये बताएंगे कि ये चर्चा में कैसे था और आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और आयोग आपसे कैसे पूछ चुका है। तो देखते हैं पहला सवाल। शाहजहां ने निम्न में से किसे शाह इकबाल बुलंद की उपाधि प्रदान किया है। शाहजहां ने किसको अपना शाह इकबाल बुलंद की उपाधि दिया था। तो हमको ये देखना है कि शाह इकबाल बुलंद ये किसकी उपाधि थी। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि शाहजहां के कौन से लड़के थे या कौन थे, ये जरा जान लेते हैं। जब 1556 में हुमायूं मरता है तो कालानौर में अकबर का राजारोहण होता है। उस समय उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष की थी, 13 साल कुछ महीने की थी। अकबर के पास में लड़के कई सारे होते हैं, लेकिन कुछ तो दारू पी के मर जाते हैं, शराब पी के। लेकिन एक लड़का होता है जो शेख सलीम के खानकाह में पैदा होता है, जिसका नाम होता है सलीम। नाम आपने सुना, उसे अकबर प्यार से शेखू बाबा कहता था। आगे चल के यही जहांगीर बनता है। लेकिन अकबर बहुत लंबे समय तक शासन कर गया। 1560, 70, 80, 90, 1600 होता रहा। अकबर मर ही नहीं रहा था, तो जहांगीर शासक कैसे बने? तो उसने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने अपने पिता अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में अकबर ने जहांगीर के विद्रोह को दबा तो दिया, और हाँ याद रखिएगा जहांगीर ने ये विद्रोह इलाहाबाद से किया था। दबा तो दिया, लेकिन जोधाबाई और अकबर इन दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची कि मेरा ही बेटा मेरे खिलाफ जा रहा है। तो अकबर ने, आपको पता होगा, जहांगीर का विवाह मानबाई से कर दिया था और मानबाई को उपाधि दिया गया था शाह-ए-बेगम का। तो मानबाई से एक लड़का हुआ था जिसका नाम था, आपको पता ही होगा, वो खुसरो। हुआ क्या कि अकबर ने जब देखा कि जहांगीर ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया है, तो अकबर ने कहा कि अब मेरा अगला उत्तराधिकारी खुसरो यानी जहांगीर का बच्चा होगा। इस बात को जब मानबाई ने सुना कि मेरे पति जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, तो खूब सारा अफीम खाई और इलाहाबाद के किले से कूद कर मर गई और उसको वहीं पर मकबरा बना दिया गया, खुलदाबाद इलाहाबाद में। अब जहांगीर, आपको पता होगा कि जैसे ही 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, 26-27 मार्च को जहांगीर की उपाधि धारण करके 1605 में ये अपना राजारोहण करवा लेता है। लेकिन खुसरो तब तक बड़ा हो चुका होता है और वो ये कहता है कि बाबा हुजूर यानी अकबर ने हमें शासक बनाया था, तो मेरे अब्बा हुजूर जहांगीर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए वो जाता है, गुरु अर्जुन देव से मिलता है और कहता है, कुछ सहायता भी लेता है। जहांगीर इसके चक्कर में गुरुओं को मार पीट के अंततः आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा कि जहांगीर के एक लड़का था जिसका नाम खुर्रम था, और ये खुर्रम दक्षिण में अहमदनगर को जीतने के कारण जहांगीर ने इस खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी थी। अब शाहजहां धीरे धीरे काफी व्यापक हो रहा था। बाद में क्या हुआ, जब नूरजहां ने अपने लड़की लाडली बेगम का विवाह अपने ही बेटे शहरयार से करवा दिया, तो शाहजहां को ये बात अखरने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जहांगीर के मरने के बाद में हमें गद्दी ना मिल के शहरयार को मिले।
इसलिए शाहजहां ने दक्षिण में विद्रोह कर दिया। ये बात लगभग 1624-25 की है। जैसे ही शाहजहां ने दक्षिण में विद्रोह किया तो नूरजहां के प्रभाव अधीन जहांगीर ने शाहजहां के खिलाफ युद्ध कर दिया, जिसमें शाहजहां पराजित हुआ। और जब शाहजहां पराजित हुआ तो उसने अपने पिता जहांगीर से माफी मांग ली। तो जहांगीर ने कहा, हम आपको माफ तो कर ही दे रहे हैं, किंतु इसके एवज में आपको हमारे यहाँ कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। इसके लिए शाहजहां ने अपने 2 पुत्र, ध्यान दीजिएगा, अपने 2 पुत्र, कौन कौन से, एक का नाम था औरंगजेब जो कि दूसरे नंबर का था, और एक का नाम था जिसका नाम था दारा शिकोह। शाहजहां ने अपने इन दोनों पुत्रों को जहांगीर के दरबार में भेज दिया गिरवी रखने के लिए। अब शाहजहां ने दारा शिकोह और औरंगजेब को जब गिरवी रखा तो ये वहीं पर रह गए। अब बात ये आती है कि जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो शाहजहां गद्दी नशीनी करता है और शाहजहां आराम से गद्दी पर बैठ जाता है 1627 में। लेकिन शाहजहां की बहुत प्रिय पत्नी मुमताज महल, जिसको नाम आपने सुना ही होगा, मुमताज महल के टोटल 14 संतानें थीं और 14 संतानों में से 7 संतानें मर चुकी थी और 7 जिंदा थे। इन 7 जिंदा में से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। 4 पुत्र कौन कौन से थे? दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। लड़कियां कौन कौन सी थी? रोशन आरा, गौहन आरा और जहां आरा। ये 3 बहनें थीं। तो जब शाहजहां अंतिम में कमजोर पड़ता है अपने स्वास्थ्य वगैरह के चलते, तो होता क्या है कि शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम होता है दारा शिकोह, ये बहुत सभ्य, सुसंस्कृत और बहुत बेहतर लड़का होता है, जिसके चलते शाहजहां अपने जीते जी दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। ये बात बाकी तीनों को नागवार गुजर गई। तो हुआ क्या, औरंगजेब जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राजकुमारों में से एक था, उसने क्या काम किया, अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया और कैद करने के बाद में आगरा के किले में रख दिया। औरंगजेब ने बाकी आगे क्या काम किया, उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। शाहजहां महोदय कैद थे, उन्हीं का बेटा उनको कैद कर रखा था। औरंगजेब बाकी 3 भाइयों से युद्ध करने में व्यस्त था। और हम यदि आपको बताएं तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में 2 महत्वपूर्ण लड़ाई हुई। एक हुआ जिसका नाम आपने सुना ही होगा, सामूगढ़। ये मई 1658 में होता है। इसमें दारा शिकोह हार जाता है और हारने के बाद भाग जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लड़ाई हुआ उत्तराधिकार का, औरंगजेब और दारा शिकोह के ही मध्य, जिसको आप कहते हैं निर्णायक युद्ध। ये उत्तराधिकार का निर्णायक युद्ध था और उसका क्या नाम था, उसका नाम था दौराई का युद्ध, और ये हुआ था 1659 में। इस युद्ध में औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर कलम कर देता है और पूरी तरह से इन उत्तराधिकार के युद्ध को जीतकर अपना राज्यारोहण करवा लेता है। तो याद रखिएगा, शाहजहां ने किसे अपने शाह इकबाल बुलंद का उपाधि दिया था, उसका नाम था दारा शिकोह। ये उसका बड़ा लड़का था। और याद रखिएगा, ये पूरे मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था दारा शिकोह। और आपको यदि हम बताएं तो जानकारी के लिए बता दें कि जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का, याद रखिएगा, बहुत पूछता है सिविल सर्विस, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। फारसी में अनुवाद 52 उपनिषदों का। अब ये बात अलग है कि ये किस नाम से करवाया था, तो ये आपको जानना चाहिए कि 52 उपनिषदों का फारसी जो अनुवाद करवाया था उसका नाम था सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का
सिर अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद करवाया वो करवाया दारासिकोह ने। दूसरा महत्वपूर्ण बात काम इसने किया कि कुछ सूफी संतों को लेकर सूफी विचारधारा और वैदिक विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं को आपस में मिलाकर उसने एक नया सिद्धांत बनाया और उस सिद्धांत का नाम था मजमा उल बहरीन। इसका सीधा सा तात्पर्य था दो समुद्रों का मिलन। तो याद रखिएगा, मजमा उल बहरीन या सिर अकबर, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद, ये सब किससे संबंधित है? दारासिकोह से संबंधित है। इसके अगर थोड़ा सा और जानकारी ले, तत्काल में क्यों चर्चा में था, हाल ही में सरकार ने क्या काम किया है तो ध्यान दीजिएगा। जब दौराई के 1659 के युद्ध में औरंगजेब ने मार दिया तो इसके कब्र को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में आसपास कहीं पर दफन कर दिया गया। ये चीज अभी तक किसी को नहीं पता है कि आखिर वो है कहाँ। तो सरकार ने यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने 7 सदस्यों की एक टीम गठित किया है कि आप लोगों को ये देखना है कि दारासिकोह का कब्र किस जगह पर है। तो ये चर्चा में था। अभी कुछ दिन पहले, 10-5 दिन पहले की बात है। तो याद रखिएगा कि किसके कब्र को जानने के लिए 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है? दारासिकोह। अब दारासिकोह से जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा, इसे एक और उपाधि के नाम से जाना जाता था। किसको? शाह इकबाल बुलंद को। और उसका नाम था संस्कृत ए कलंदर। ये किसे कहा जाता था? ये भी दारासिकोह को ही कहा जाता है। किंतु यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि मुगल काल में मुगल शासकों में कौन कलंदर के नाम से मशहूर है, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि कलंदर से तात्पर्य होता है दान दाता। इतना ज्यादा ध्यान दे देना कि इतिहास में निर्णय हो जाए। तो याद रखिएगा, ये आपके शाहजहां और दारासिकोह आदि से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमने आपको बताया। आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। हमारा दूसरा टॉपिक यह है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020। आपको पता होना चाहिए कि यह हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2020 में भी मनाया गया। सवाल आपसे यह है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय, अंग्रेजी में बोले तो थीम क्या है? आपको पता ही होगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके CV रमन के जानकारी के आधार पर मनाया जाता है। कैसे? याद रखिएगा, CV रमन ने वर्ष 1930 कब 28 फरवरी को एक इफेक्ट स्थापित किया था जिसका नाम था रमन इफेक्ट। और ये किस पर आधारित था? ये था लाइट यानी कि प्रकाश स्कैटरिंग, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर रमन प्रभाव 28 फरवरी 1930 को हुआ था और इसी दिन इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। और ये नोबेल पुरस्कार इनको किस क्षेत्र में मिला था? खगोल के क्षेत्र में नहीं, ऑप्शन में पहले ही रहेगा। इनको जो मिला था वो मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, CV रमन महोदय के इस कार्य की वजह से 28 फरवरी को हमारा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अभी हर साल मनाया जाता है और हर साल मनाए जाने में इसके थीम रखा जाता है। थीम से तात्पर्य होता है इस बार विज्ञान को किस पर ज्यादा डिवोटेड रखना है, किसके बारे में ज्यादा अनुसंधान करना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या होगा? रोल ऑफ वुमेन, या लाइफ ऑफ साइंस, या वुमेन इन साइंस, या साइंस प्ले रोल इन सोशल। इन चारों में से क्या होगा? तो जो भी हो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं। तो याद रखिएगा, सवाल आपसे अक्सर पूछ लेता है
यूएमपीपीसीएस 2016 में भी ऐसे ही सवाल था कि किस डेट को मनाया जाता है, तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। रावण प्रभाव किससे संबंधित है, कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला और क्यों मिला, इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। अक्सर आप सुर्खियों में एग्जाम में देखते हैं कि आखिर कभी कभी आ जाता है शब्द मॉम, मार्स ऑर्बिटर, या फिर आपको पढ़ना होता है क्यूरियोसिटी, वाइजर, आपने ऐसे ही नाम कई सारे कैसिनी आदि सारे सैटेलाइट उपग्रहों का नाम सुना होगा। तो आज हम आपको ये बताएंगे, क्योंकि यूपीएससी हमने 2016 से देखा है, अक्सर एक ना एक ऐसा सवाल कोई पूछ ही लेता है कि जो साइंस और उसके बगल के देशों का होता है। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि 3 ऐसे हैं कि जिनका सुमेल है और एक का नहीं है। एक तरफ आपका मिशन है, किसी ग्रह से संबंधित है मिशन, और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये सारे के सारे मिशन एक खास ग्रह से संबंधित है और उसका नाम है मंगल। ये चर्चा में क्यों था अभी हम आपको बता रहे हैं। तो मंगल ग्रह से संबंधित एक तरफ मिशन के नाम है और एक तरफ आपके देशों से संबंधित है कि किस देश के हैं, आपको बताना है। जैसे मार्स एक्सप्रेस नामक मंगल मिशन किसका है, क्यूरियोसिटी नामक मंगल मिशन किसका है, मॉम का संबंध किससे है, या मिशन होप का संबंध किससे है, यही आपको सवाल है। ये तो केवल ऐसे 4 ऑप्शन के आधार पर हुए, ऐसे और कई सारे ऑप्शन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं। आज हम आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, चर्चा में क्यों था और कैसे था, ये सारी चीजें हम आपको बता के जाएंगे। तो हो सकता है सवाल इस तरह पूछा जाए, तो याद रखिएगा। चलते हैं, मार्स एक्सप्रेस नामक मंगल मिशन यूरोप का ही है, और आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में यूरोपीय संघ है और यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। उस 27 देशों की आपसी मुद्रा है, जो लगभग 19 देश रखते हैं, यूरो उनकी आपसी मुद्रा है। तो मार्स एक्सप्रेस मंगल मिशन किससे संबंधित है, यूरोप से। क्यूरियोसिटी नामक मिशन किससे संबंधित है, मंगल से, और किस देश से संबंधित है, यूएसए से। जानकारी के लिए हम आपको और थोड़ा सा बताने चाहेंगे कि क्यूरियोसिटी रोवर जो मंगल मिशन यूएसए से संबंधित है, यूएसए का एक और है, वो है मॉर्गन। ये भी एक मिशन है जो कि मंगल से संबंधित है, यूएसए का है। मार्स मिशन ऑफ मार्स, ये 2013 के आसपास में भारत ने किया था। भारत का मंगल मिशन है, जो कि शायद पहली बार मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश था, पहली बार में। मिशन होप ये रूस का नहीं है, यही आपका गलत ऑप्शन है। तो है किसका, ये भी जान लेते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर में रूस का मिशन क्या है। तो रूस का मिशन जो है उसका नाम है रोस कोस्मोस, ये रूस का मंगल मिशन है। जबकि मिशन होप किस देश का है, आपने पिछले साल उसके पिछले साल एक करंट अफेयर पढ़ा होगा। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2022 में मंगल मिशन करने का वायदा किया था। तो याद रखिएगा, अभी जल्द ही कुछ दिन पहले उस देश ने उस मंगल मिशन को और थोड़ा आगे पोस्टपोन कर दिया है। और उस देश का क्या नाम है, उस देश का नाम है, आप जानते हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि 7 राज्यों का आपसी संघ है। वो मिशन होप जो है मंगल से संबंधित, वो यूएई का है। इस सारे चीजों को जानते रहिएगा, करंट अफेयर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और इनसे संबंधित एक हम आपको बताना चाहेंगे, और वो ये है, आपने नाम सुना होगा वाइजर 1 एंड 2 पर। वाइजर ये किस ग्रह से संबंधित है, तो आज जान लीजिएगा कि जो वाइजर है ये किसी ग्रह से संबंधित स्पेशली नहीं है। वाइजर को बनाया गया था, नासा के द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वाइजर को इसलिए बनाया गया था
ताकि हमारा जो सौर मंडल है, हमारा सूरज है केंद्र में, इसके चारों ओर 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों के बाहर की दुनिया को जानने के लिए मानव के द्वारा बनाई गई जो वस्तु है, यान है, उसका नाम है वाइजर। वाइजर, ये जो 1 और 2 है, ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया सबसे लंबी दूरी यात्रा तय करने वाला यान है, जो हमारे सौर मंडल से बाहर जा चुका है। इसको इसीलिए भेजा गया है ताकि यदि हमारे सौर मंडल से बाहर कहीं पर कोई दुनिया हो, कोई जीव जंतु, नॉलेज पर्सन, फुल आदमी हो, तो उससे हमारा कांटेक्ट हो पाए। तो वाइजर जो है वो स्पेसिफिक किसी ग्रह के लिए नहीं है, लेकिन इसको जो शनि है, बृहस्पति है, अरुण है और वरुण है, ये चारों पर एक साथ इसने अनुसंधान किया। और अगर जो आपसे पूछा जाए सवाल कि निम्न में से कौन सा यान है, मानव निर्मित यान है, जो सबसे ज्यादा दूरी पर जा चुका है, वो होगा आपका वाइजर। तो याद रखिएगा, मिशन होप जो है वो यूएई से संबंधित है। मॉम्स मिशन भारत ने किया था। क्यूरोसिटी रोवर जो है वो मंगल से है, और मार्स एक्सप्रेस तो यूरोप से है ही है। अगला हमारा एक करंट अफेयर्स है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, और वो ये है, क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या आपको हम आपको विकल्प दे दें? तो विकल्प देने से अच्छा है हम आपको उत्तर ही दे दें और आपको ये पता चले कि आखिर में वो कौन सा है। तो याद रखिएगा, अगर जो आप बात करते हैं एशिया की, तो एशिया की आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो आपका है साउथ अमेरिका में, और ये आपका पड़ता है अर्जेंटीना में। अब तो नाम आपको पता ही चल गया होगा। अर्जेंटीना में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, और उसका नाम है माउंट एकांकागुआ। सुना होगा नाम आपने। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज में है। किस श्रृंखला में है? एंडीज। लगभग 7000 किलोमीटर में मध्य अमेरिकी देश से लेकर और एकदम चिली के सुदूर दक्षिण में, जहां पे ड्रेक पैसेज है, ये भी याद रखिएगा, अक्सर आपसे पूछ सकता है ड्रेक पैसेज ये कहां पर है। तो ड्रेक पैसेज जो है वो एक अत्यंत सकरा भाग है, जो चिली यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग और अंटार्कटिका का सबसे उत्तरी भाग, दोनों आपस में जहां पर मिलने का प्रयास करते हैं लेकिन मिलते नहीं है, और बीच में सागर पड़ा हुआ है, एक सकरा नारो सी है, उसी का नाम ड्रेक पैसेज है। तो याद रखिएगा, एशिया के बाहर दूसरा सबसे ऊंची चोटी है वो अर्जेंटीना का माउंट एकांकागुआ है। ऊंचाई आपको पता करना तो आप देख लीजिएगा, 6000 मीटर से ऊपर है, यानी 6 किलोमीटर ऊंचाई से ज्यादा है। ये चर्चा में क्यों था, जरा ये भी जान लीजिए। इसके चर्चा होने का कारण ये है कि माउंट एकांकागुआ पर भारत की एक लड़की ने चढ़ाई की है, सफल चढ़ाई की है वहां की चोटी पर, और वो दुनिया की सबसे छोटी, बोले तो सबसे कम उम्र की महिला है, सबसे कम उम्र की लड़की है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माउंट एकांकागुआ जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उस पर सबसे कम उम्र की चढ़ाई करने वाली लड़की कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका है काम्या। इसका नाम है, इसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। याद रखिएगा, ये वो लड़की है जिस लड़की ने अभी कुछ दिन पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, वहां पर सफल चढ़ाई किया है। तो ये भी आपसे सवाल बाकायदा पूछा जा सकता है कि एकांकागुआ कहाँ पर है? उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। इसी ये जो एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत है, और आप ये देखें तो इधर कोलंबिया से लेकर वेनेजुएला,
चिली, अर्जेंटीना होते हुए डायरेक्ट पैसेज तक इसका विस्तार बना हुआ है। अगला हमारा एक है, ये करंट अफेयर है और वो ये है। हम आपको ऑप्शन देंगे, उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से एलपीजी से सुसज्जित राज्य है? क्वेश्चन क्या है, एलपीजी से परिपूर्ण निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है? वो भी कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले इसने घोषणा की है कि हमारे प्रत्येक घर में गैस कनेक्शन है और ये गैस कनेक्शन आपको पता ही होगा उज्ज्वला योजना के तहत हुआ था, आपको पता होगा। तो बताइए निम्न में से वो कौन सा राज्य है जो पूर्णतः एलपीजी से परिपूर्ण है? देख लेते हैं। मध्य प्रदेश इसका उत्तर अगर जो हम लोग लेना चाहें तो यहाँ पर आपको पता होगा ट्राइबल एरिया खूब सारा है, बोले तो जनजाति है। पूरे भारत की सबसे ज्यादा जनजाति जो पाई जाती है वो एमपी में पाई जाती है और जो जनजातियां हैं वो उज्ज्वला योजना का प्रयोग ना के बराबर करती हैं, बोले तो ना ही करती हैं, इसलिए ये नहीं होगा। आते हैं आंध्र प्रदेश में, हाँ ये हो सकता है। इसका कारण ये है कि इसके जो कृष्णा और कावेरी के डेल्टा है, इस कृष्णा कावेरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि आईएएस ने पूछा था कि कृष्णा कावेरी में किसके भंडार पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं प्राकृतिक गैस के। लेकिन अभी इसका विदोहन नहीं हो पाया है और ना ही इसको ठीक ढंग से भी निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आंध्र प्रदेश भी इसका उत्तर नहीं है। आते हैं उत्तर प्रदेश में। अब यदि उत्तर प्रदेश में होता तो आप स्वयं सोच के देख लीजिए, शायद जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के घर में एलपीजी होने के चांस है। अभी सबके घर में एलपीजी पहुंचा ही नहीं है और उत्तर प्रदेश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या, बोले तो भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया केवल 4 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से आगे हैं। बाकी विश्व का 5वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र कोई है तो उत्तर प्रदेश है। लगभग 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला यूपी अभी इस एलपीजी कनेक्शन को पूरी तरह नहीं ले पाया है। अब एक ही ऑप्शन बचा और उसका क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से एलपीजी कनेक्शन से बना हुआ है। अब यदि आपसे सवाल ये किया जाए कि आखिर हिमाचल प्रदेश कैसे, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से आता है, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ का विकास ठीक ठाक है। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो एलपीजी पर आधारित पूर्णतया वाला राज्य बन गया है जिसके हर एक घर में एलपीजी पाया जाता है। तो यहाँ ऐसे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे। बाकी आगे के क्लास में हम आपको करंट अफेयर प्लस जीएस ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। हमें ऐसा है कि एग्जाम में जो आपका कोई भी एग्जाम होगा, चाहे वो आईएएस का हो चाहे आपका एसएससी का हो, उन एग्जामों में यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहने की चांस ज्यादा है। अब वो चाहे संस्कृत के कलंदर का हो, चाहे बाबर कलंदर का हो, चाहे राष्ट्रीय विज्ञान का हो या कुछ भी इनमें से सवाल हो, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। इसलिए इसको आप पढ़िए, नोट करिए और इसको रिवीजन करते रहें। आगे की क्लास में हम आपको फिर से करंट अफेयर प्लस जीएस देने का प्रयास करते रहेंगे। अभी इसको पढ़िए, ध्यान से रहिए, आराम से रहिए, लॉकडाउन में कहीं मत जाइए, घर पे बैठ के पढ़ते रहिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और हाँ, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इससे आपको लाभ होगा, वीडियो पहले मिलेगा, और हमें लाभ होगा कि हमारे व्यूज बढ़ेंगे। इससे जो सर्च इंजन होता है उस पर हमारे वीडियोस पहले आते रहेंगे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।